अब आसिया को एहसास होता है कि इसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। अदील भी आसिया को कसूरवार ठहराता है और कहता है कि काश इस बर्बादी से पहले तुम सोच लेती, ज़रिउन को बतूल की जिंदगी में शामिल करने से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाती तो आज ये सब कुछ ना होता और हमारी बेटी माँ बनने वाली है। ज़रिउन ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया और धक्के देकर मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है। बतूल बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि इसे यकीन नहीं आता कि ये वही ज़रिउन है। बतूल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसे जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो तब तक बतूल अपना बच्चा खो चुकी होती है क्योंकि ज़रिउन इसे घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है, जिसकी वजह से बतूल को शदीद चोट आती है और वो अपना बच्चा भी खो देती है। जब बतूल अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपने दुखों की कहानी सुना रही होती है तो अदील भी पास बैठा था। इतने में चंद गुंडे घर में घुस आते हैं जो कि इन लोगों पर गन तान लेते हैं। अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ वरना तुम सबको खत्म कर दूंगा। अदील जो कि पहले ही बहुत टूट चुका था फौरन अपनी बीवी और बेटी की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे पास जो कुछ भी है तुम ले लो, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बीवी को कुछ मत कहना। मलक के बंदे अदील को ललकारते हैं, तुम हमें भीख में ये घर नहीं दे रहे, तुमने हमसे पैसे लिए हैं। कौन से पैसे, कैसे पैसे? अदील बिल्कुल बेखबर था। जब वो लोग बताते हैं कि वसीम और ज़रिउन ने ढेरों रकम वसूल की है तो बस अदील के पैरों तले से तो जमीन निकल जाती है। ये लोग इतने घटिया हो सकते हैं ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब इन तीनों को वो गुंडे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आसिया बेगम के होश उड़ जाते हैं जब ये भी घर होती है। इसे वो दिन याद आते हैं जब इसने तारा और राहा को रात के अंधेरे में धक्के देकर इस घर से निकाला था और वो सड़कों पर बेयारो मददगार बेसहारा फिर रही थी। इधर आप देखेंगे कि जब से राहा ने सिद्रा को काशिफ से बचाया है, नरमीन की नजर में सिद्रा की इज्जत बढ़ चुकी है। इसे अपनी कोताहियों का एहसास होने लगा है कि मैंने तारा और राहा के साथ क्या बर्ताव किया था और आज वही राहा मेरी बेटी के लिए मसीहा बन गई। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जैसे ही नरमीन सिद्रा को मारने के लिए दौड़ती है तो कबीर अपनी बेटी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इस सबके जिम्मेदार हम भी हैं। हमने अपनी बेटी पर तवज्जो नहीं दी। जो कुछ तुमने किया सिद्रा ने वही सीखा। तुमने अपनी बेटी की तरबियत में कोताही की है तभी हमें ये दिन देखने पड़े, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी बेटी पर आने वाली हर मुसीबत को रोक लूंगा। राहा भी नरमीन को समझाती है कि कुछ नहीं बिगड़ा, सिद्रा बिल्कुल ठीक है। सिद्रा राहा को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी बहन इतनी बहादुर और बाहिम्मत भी हो सकती है। राहा कहती है कि ये दुनिया कमजोर लोगों को पांव तले रोन देती है। सिद्रा तुम्हें मजबूत होना होगा और कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये काशिफ तो मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगा था। इधर जैसे ही इरमान को पता चलता है कि अदील चाचू का घर भी छिन चुका है, जायदाद तो पहले ही ज़रिउन और वसीम अपने नाम करवा चुके थे, तो वो फौरी एक्शन लेता है और तमाम एयरपोर्ट्स पर इनकी रिपोर्ट कर देता है ताकि ये मुल्क से बाहर न जा सके। अब ज़रिउन अपना सारा किया धरा राह पर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही मारिया सामने आती है तो ज़रिउन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मारिया सबके सामने बता देती है ये मेरा शोहर है। ज़रिउन साफ मुकर जाता है, ये झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता, न जाने ये हमारे खिलाफ किसकी साजिश है। अरमान एक जोरदार थप्पड़ ज़रिउन के मुंह पर रसीद करता है और कहता है शर्म करो, तुम कितने घटिया हो और कितना गिरोगे। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हो तो दूसरी ढूंढ लेते हो, कब तक तुम्हारा ये खेल चलेगा। अदील और बतूल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आसिया तो जैसे अपने आप को जमीन में धंसता हुआ महसूस करती है कि इन लोगों ने हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा, हमें बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ये दोनों बाप बेटा थे। इन्होंने ही मलक से ढेरों कर्जा लेकर घर गिरवी रखा था। अब आसिया भी ज़रिउन को गिरबान से पकड़कर खूब झंझोड़ती है और कहती है कि डूब मरो, हमने तो तुम्हें इज्जत से सब कुछ दे दिया था, लेकिन तुमने सांप की तरह फितरत दिखा दी। सांप का काम होता है डसना और तुमने हमें डस लिया।